हेलो गाइस, गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बॉबी सर आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपनी बढ़िया सी शानदार सी जबरदस्त की इस क्लास के अंदर, आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीमेट रेलवे एग्जाम्स पर। तो जल्दी फटाफट जिन विद्यार्थियों ने इस सेशन को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो सभी विद्यार्थी, सभी सारे बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। जिन्होंने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे इस क्लास को लाइक करेंगे और इस क्लास को शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों में। सभी विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि जिन्होंने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और सारे बच्चे क्लास को शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को क्लास के अंदर जोड़ने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। ये क्लास हमने शुरू करी है रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो गाइस आपको बता दूं मैं इस क्लास के बारे में कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी निकली हुई है। तो रेलवे ग्रुप डी को टारगेट करते हुए हमने ये क्लास तैयार करी है, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं ग्रुप डी के मैथ्स का पेपर जो पिछली भर्ती में पूछा गया था। इससे पता लग जाएगा कि क्या था पिछली साल पेपर का लेवल और हमें अपनी तैयारी किस दिशा में लेकर के जानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेली मतलब कल से हमने क्लास शुरू करी है। ये जो हमारी क्लास है डेली रात को 8 बजे हो रही है, जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी के लिए टारगेट कर रहे हैं क्लास को। इसमें रेलवे ग्रुप डी का मैथ का वो पेपर कर रहे हैं जो पिछले साल पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस पेपर का पहला क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन मतलब ये रेलवे ग्रुप डी में पिछले साल जो पेपर पूछा गया था, हम वो वाला पेपर डिस्कस कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन के सामने उसके एग्जाम का डेट और टाइम लिखा हुआ है, आप समझिएगा। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करके क्लास को शेयर करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे, इस क्लास को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, चलिए ये रहा हमारे आज की क्लास का हमारा पहला सवाल। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ग्रुप डी 26 सितंबर 2022 को इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, यानी कि पिछले साल रेलवे ग्रुप डी में जो पेपर पूछा गया था हम उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। आइए देखिए क्या प्रश्न का लेवल था, क्या पेपर का लेवल था और क्या सॉल्यूशन करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, यदि x और y संख्या 115 x y के ऐसे दो अंक हैं कि इसे वो 90 से भाग कर पाते हैं, तो x प्लस के y का मान क्या बनेगा। चलिए चेक करते हैं। पहली बात, कोई भी एक नंबर है, वो नंबर हमारे पास है 115 x और y। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी एक नंबर है, एक संख्या है, जो क्या है हमारे पास एक संख्या है 115 है, x और y है, और ये संख्या 90 से पूरी तरह डिवाइड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहां पर ये कह रहा है क्या कि कोई भी संख्या हमारे सामने नजरों के सामने है, 115 एक्स वाई है, ये 90 से डिवाइड है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई भी संख्या 90 से भाग हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो संख्या 9 से भी भाग होगी, 10 से भी होगी। पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं आप लोग। कॉन्सेप्ट क्या है कि 115 एक्स वाई कोई संख्या है, ये 90 से भाग है। अब कोई संख्या 90 से भाग होगी तो वो 9 से भी होगी और 10 से भी होगी। तो आइए 10 से कब होगी? कोई भी संख्या अगर 90 से होगी तो 9 और 10 दोनों से होगी। तो सबसे पहले भाग करेंगे, इसे 10 से भाग करेंगे। 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा? अगर 10 से भाग करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या बनेगा? 0। हाँ भाई, ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई संख्या 10 से कट रही है, कोई भी नंबर हमारे सामने है, वो 10 से कब कटेगा? जब उसके पीछे 0 होगा। यानी कोई भी संख्या 10 से भाग जब होगी, जब उसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो बन गया 0। अच्छा, अब हम काय से भाग करेंगे? अब हम उसे भाग करेंगे 9 से भाग करेंगे। ठीक है, अभी मैंने बताया था, मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, कल भी बताया था कि कोई भी संख्या 9 से भाग जब होगी, जब उसके अंकों का योग 9 से भाग होगा। यानी कि 115 एक्स और 0 को हमें अगर 9 से डिवाइड करना है तो उसका एक ही तरीका है। तरीका क्या है कि 5 और एक 6 और एक 7, हमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 7 प्लस एक्स को अगर 9 से डिवाइड करना है तो ये तो तय है कि एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। बोलो भाई हाँ या ना? तो आप कहेंगे सर जी हाँ, एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि अगर कोई संख्या 90 से भाग होगी तो 9 और 10 दोनों से भाग होगी।
कोई संख्या 10 से जब कटेगी जब उसके पीछे का नंबर क्या होगा, 0 होगा। कोई संख्या 9 से तब कटेगी जब उसके अंकों का योग 9 बनेगा। जब x का मान तो क्या होगा 2 और y का मान क्या होगा 0। हमें बताना है कि x प्लस के y, यानी कि 2 प्लस के 0 का मान बताना है, और 2 प्लस 0 बोले तो क्या होगा 2। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वही 26 सितंबर का पेपर है। रेलवे ग्रुप डी में पिछले साल जो पेपर पूछा गया था उस पेपर का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप देखिए प्रश्नों का लेवल क्या था, पेपर का लेवल क्या था, कैसा कंटेंट आया था, और उनको सॉल्यूशन उनका कैसे करना है। ठीक है, देखिए यहां क्या दे रखा है, इस साइड दे रखा है 32/243, इस साइड दे रखा है क्या 32 में 243 की पावर में क्या दिया गया है, के दिया गया है, और इधर दिया गया है 8/27 दिया गया डायरेक्टली। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें इसमें के का मान बताना है क्या, तो हमें इसमें तो बराबर बताना है, तो के का मान बताना है। अगर 32/243 की पावर के बराबर 8/27 है तो हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे, 32/243 को लिख सकता हूं मैं 2/3 की पावर क्या होगा 5, और इसकी होल पावर में क्या चल रहा है के। इधर क्या हो जाएगा 2/3 की पावर में क्या होगा 3 हो जाएगा, सही हो जाएगा 2/3, और इसकी पावर में क्या आएगा 5k, और बराबर में क्या आएगा 2/3 की पावर में क्या आएगा 3। लॉजिक मैंने बहुत बार पढ़ाया है, मैं फिर बता रहा हूं, अगर दो संख्याओं के बेस यानी कि आधार बराबर है तो उनकी पावर बराबर होगी, यानी कि 5k बराबर अगर 3 है तो k बराबर क्या होगा 3/5 होगा। हाँ भाई बोलो हाँ या ना, तो k बराबर क्या होगा, k बराबर यहां पर बनेगा 3/5, यानी 3/5 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब यहां पर बनेगा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, आपको मेरा कहना पल्ले पड़ा कि ना पड़ा। जल्दी से एक बारी आप लोग कमेंट करके बता देंगे सारानु मुझे एक बारी कि तुम्हारे दिमाग में बात आई या ना आई। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपकी सारी चीज क्लियर होंगी। चलिएगा, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन से क्वेश्चन हमारे। ठीक है, आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी एक समीकरण टाइप में ये एलजेब्रा विद ज्योमेट्री विद मेंसुरेशन सब मिलाकर क्वेश्चन दिया है। एक एक लाइन, एक एंगल क्रिएट हो रहा है हमारे पास, और वो एंगल क्रिएट हो रहा है कुछ इस तरीके से। एक लाइन है हमारे पास, ये रही कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर कोई लाइन है हमारे पास, क्या एक तो ए है, एक ये सी है, इसको बीचों बीच में कहीं पर बी है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को पढ़ते हैं उसके बाद हम करेंगे वरना नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी बराबर एक्स प्लस के 3 है। प्रश्न प्रश्न क्या कह रहा है कि ये जो ए बी बराबर है वो एक्स प्लस के 3 है, और ये बी सी बराबर कितना है 2x है। ठीक है, लेकिन वो ए सी बराबर यहां से लेकर के यहां तक का जो वैल्यू है वो कितना है सर, वो दे रखा है 4x माइनस के कितना है 5 है। क्या हमारे पास कोई 3 वैल्यू दे रखी है कि ए बी बराबर एक्स प्लस के 3 है, बी सी बराबर 2x है, और ए सी बराबर 4x माइनस के 5 है। इसमें बी कहीं बीच में है तो मान बताना एक्स का। ठीक है, ओके, अगर बी कहीं बीच में, मुझे बताइए अगर मैं ए बी को अगर मैं ऐड कर दूंगा बी सी में तभी तो निकलेगा ए और सी। बोलो हाँ या ना। इनडायरेक्टली ये एक समीकरण वाला क्वेश्चन हमारे सामने तैयार है कि अगर किसी लाइन एसी पर, अगर किसी लाइन एसी पर बी बिल्कुल बीचों बीच में लिखा हुआ है तो मैं ये कह सकता हूं कि ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो एसी बनेगा। तो जोड़ दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 5 2 और 1 3x प्लस 2 और 1 2x और 1x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस के 3 बराबर क्या होगा 4x माइनस के 5। 3 में से 4 गए तो 1x बराबर क्या बनेगा 8 बनेगा, और सिंगल x की वैल्यू ही 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बनेगा
सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है भाई, क्या बनेगा? तो सर सी हमारे प्रश्न का जवाब बनेगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, इससे बढ़िया सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के ही है, पुराना पेपर में सॉल्व करा रहा हूं, कुछ नया नहीं है, लेकिन इससे बढ़िया सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। आप ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिए, बस मजा आ जाएगा आपको भी। ठीक है, चलिए, इसका तो डायरेक्ट ही आंसर मिल जाएगा बिना पेन पेपर के, लेकिन हम कराएंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आपके ग्रुप डी के अंदर, आपके रेलवे ग्रुप डी में लगभग लगभग 25 में से 5 से 6 प्रश्न, ये मान के चलिए वो एडवांस में से आएंगे। हाँ, लेकिन बेसिक एडवांस आएगा, बहुत ज्यादा हाईलाइट हाई प्रोफाइल नहीं आएगा, बेसिक एडवांस आएगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। पहली बात ये हो जाएगा 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन में क्या होगा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये अंडरवुड में दिया गया है, अंडरवुड में दिया गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई भी वैल्यू रूट के अंदर, कोई भी लार्ज, कोई भी बड़ी वैल्यू इस तरीके से रूट के अंदर दी गई है, तो सबसे पहले उस रूट को सॉल्व करेंगे। तो रूट सॉल्व कैसे होगा सर? रूट सॉल्व ऐसे होगा, ऊपर वाली संख्या को लिख दीजिए और गुना कर दीजिए, बस ऊपर वाली संख्या को लिख के क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अगर मैं इसे गुना करूंगा तो 1 माइनस के cos थीटा गुना 1 माइनस के cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, बटे में ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। सर कैसे आया? रूट लगा दो इस पर, बताओ कैसे आया। ठीक है, हाँ भाई, क्या मैं आपको बता दूं ये कैसे आया? देखिए मैं बताऊं कैसे आ गया। तो सबसे पहली बात है, ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। बोलो सर, बहुत बढ़िया बात है, यस हाँ या ना, बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, क्लियर है। अब ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ए प्लस बी और ए माइनस बी का मतलब होगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। चलिए, और रूट से स्क्वायर कट जाएंगे तो हम क्या निकालेंगे, ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस के कोस थीटा बटे में, नीचे ये नीचे वाला रहेगा ना, नीचे वाला तो रहेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर कटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये साइन थीटा। अब हम जानते हैं क्या कि 1 अपॉन साइन थीटा माइनस के कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा, और इसका मतलब होता है कॉट थीटा। तो आंसर क्या होगा, कोसेक माइनस के कॉट होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोसेक थीटा माइनस क्या होगा, कॉट थीटा हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा होती है। स्क्वायर से अगर कहीं पर रूट है और कहीं पर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को काट देगा तो डायरेक्टली वैल्यू क्या बचेगी, 1 माइनस के cos थीटा बटे साइन थीटा बचेगी। इसका कन्वर्जन वैल्यू क्या होगा, cosec माइनस के क्या होगा, cot होगा। क्या होगा, cosec माइनस के cot होगा। देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, इससे तगड़ा क्वेश्चन क्या लोगे, ग्रुप डी का 30 अगस्त का इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है, और इनका सॉल्यूशन भी उनसे जबरदस्त हो रहा है। ठीक है, चलिए, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है और गलत बांट का प्रयोग करके 984 ग्राम तोल रहा है। यानी कि ये बात आ रही है कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की, खरीदने और बेचने की बात आ रही है हमेशा। ठीक है, तो बात क्या बनेगी, मुझे नहीं पता कि आदमी कितना खरीद रहा है कितना बेच रहा है, हमें पता है कि गलत बांट का प्रयोग करके 984 ग्राम तोल रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर उसकी खरीदने वाली जो तौल है, अगर वो खरीद रहा है कितना, 984 ग्राम, कितने पर, अगर मैं कह रहा हूं कि उसकी एक्स तौल पर, वो गई अपनी टोटल मूल्य पर दिखावा करके और वो 984 ग्राम तोल रहा है, तो जब वो 984 ग्राम पर प्राइस ले रहा है तो उसका टोटल वैल्यू क्या बनेगी, एक्स किलोग्राम होगी।
बाद में 23 का लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 में खरीद के 123 में बेच रहा होगा। तो 123 से कितनी बार कटेगा? 8 बार, यानी कि 800 बराबर कितना बनेगा? x बनेगा। 800 बराबर क्या बनेगा? x बनेगा। इसका मतलब है वो वैल्यू कितनी तोल रहा है? सर वो वैल्यू 800 तोल रहा है। ये हमारे सवाल का फाइनली आंसर यहां पर देखने को मिल जाएगा भाई, ठीक है। ठीक है, क्या मिलेगा? ये हमारे पर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा? 800 मिलेगा। यहाँ पर चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, एक संख्या है 27 है और एक संख्या हमारे पास n है। कोई भी दो संख्या है जिनका लासा तो आएगा, एलसीएम तो आएगा कितना? 54, और एचसीएफ कितना आएगा? 9। तो n का मान बताना है। कई बार हमने पढ़ाया है क्या, कई बार लॉजिक दिया है कि एलसीएम गुणे में एचसीएफ बराबर क्या होता है? पहला नंबर गुणे में दूसरा नंबर। यानी कि जिन दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा मासा के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो चलिए, एलसीएम क्या होगा? 54, एचसीएफ क्या होगा? 9। पहली संख्या 27, दूसरी संख्या n। तो 27 दूनी 54 और 9 दूनी 18 बराबर क्या होगा? n। यानी कि n का वैल्यू क्या होगा? 18 यानी 18 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब यहां पर देखने को मिलेगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो कुछ मैंने आपको बताया समझाया है, वो सब कुछ आपके दिमाग में अच्छी तरीके से आ चुका होगा। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त प्रश्न था आपका। मैं कह रहा हूं कि नया कुछ भी नहीं है। रेलवे ग्रुप डी के अंदर पिछले साल जो पेपर पूछा गया था, मैं उसी पेपर को पढ़ा रहा हूं। आपको देखना है कि पेपर का लेवल क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलो क्या? इनका सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन कैसे सीखना है। क्योंकि पेपर में एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो सॉल्यूशन से नंबर सिलेक्शन होगा, ना कि किसी और चीज से। तो आपको सॉल्यूशन पर विशेष ध्यान देना है। और चलिए आज चलते हैं हमारे अगले वाले सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला बेहतरीन सवाल नजरों के सामने है। अब वो क्या दे रखा है, जरा ध्यान दीजिएगा। टाइपिंग एरर हो गया है। मैं इस वाले प्रश्न को लेता हूं यहां से लेके यहां तक। ठीक है, चलिए, और ये वाला वैल्यू हमारा, ठीक है, ये वाला वैल्यू हमारा, ये वाला, ठीक है। चलिए, जरा ध्यान दीजिए। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है 9 अनुपात 12 समानुपात 12 अनुपात x। मैं आपको लॉजिक बताता हूं। अगर कोई भी दो संख्या अनुपात के अंदर है, अगर कोई भी दो संख्या अनुपात के अंदर है, तो याद रखिएगा उनकी इंडिविजुअल वैल्यू क्या होती है? उनका इंडिविजुअल वैल्यू होता है a अपॉन बी बराबर क्या होगा? c अपॉन डी। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को समानुपात यानी कि प्रपोर्शन कहते हैं। ये बात आप समझिए, ठीक है। अगर कभी भी दो अनुपातों का आपस में रिलेशन व्यक्त किया गया है, तो उसे समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रपोर्शन कहते हैं। आइए देखिए, तो पहली वाली वैल्यू क्या बनेगी? पहली वाली वैल्यू बनेगी 9/12 बराबर 12 में क्या होगा? x। तो x बराबर क्या होगा? 12 गुणे में 12 144 डिवाइडेड बाई 9। सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या बनेगा? तो x बराबर बनेगा 16। बिल्कुल सही है। दूसरे में क्या होगा? 28 बटे में कितना होगा? 42 बराबर में क्या बनेगा? 42 बटे में क्या होगा? 22। ठीक है भाई। अगर दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए, हाँ भाई, अगर दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए, दो अनुपातों का आपस में रिलेशन आ जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रपोर्शन समानुपात की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए जैसे हमने रखा, कट करेंगे इसको। देखिए कैसे कट करेंगे। इसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इसका करेंगे 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, फिर 2 से काट देंगे 21 बारी, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 बराबर क्या होगा? 21 तिया 63।
y बराबर क्या होगा 63 होगा। प्रश्न में पूछा गया है 2x प्लस के y का मान क्या होगा। प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया 2x प्लस के y का मान क्या होगा। x का मान दे रखा है 16, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं 2x प्लस के y को, तो ये सॉल्यूशन क्या बनेगा, x का मान 16, 16 दूनी 32, 32 में जोड़ेंगे 63, तो कितना आएगा 95 आएगा। यानी भाई हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा सर वो 95 बनेगा। ये रेलवे ग्रुप डी का पी बाई की क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हाँ भाई ठीक है, बोलो मेरे भाई यस या नो, क्या आपकी समझ में मेरी बात आई या नहीं आई। उम्मीद करता हूं कि जो कुछ मैं आपको समझा रहा हूं बता रहा हूं वो बात आपके दिमाग में आ रही होगी और आ चुकी भी होगी। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी टेंशन की। नया कुछ भी नहीं है, मैं बार बार एक बात को आपको हमेशा बताऊंगा, हर बात बताऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी में पिछले साल जो पेपर पूछा गया है उस पेपर को हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। आप बस देखिए कि पेपर में क्वेश्चंस का लेवल क्या था, कैसा पेपर आया था और हमें अब तैयारी कैसी करनी है, और इंपॉर्टेंट डिस्कशन है उनको सॉल्यूशन कैसे करना है। यानी कि वर्तमान दौर में जैसे पेपर का लेवल है, जो पेपर की क्वालिटी है, उस हिसाब से सॉल्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए। क्या कह रहा है कि अगर a प्लस बी बराबर 25 है, a माइनस की b बराबर 13 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। a प्लस बी का मान 25 है, तो 25 का स्क्वायर 625 होगा। डायरेक्ट आंसर है। ऐसे प्रश्नों में a और b की वैल्यू को निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, जरूरत ही नहीं भाई। उसने कहा कि a प्लस के b बराबर 25 है, तो आपको ना तो a को निकालना ना b को निकालना, डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, अपना आंसर अपने आप आ जाएगा। टेंशन वाली बात ही नहीं है। तू बताओ, कति टेंशन वाली कभी कोई बात ही ना भैया, बोलो हाँ या ना रे लड़को। ठीक है, आगे देखिएगा, हमारे अगले वाले सवाल का उत्तर यहां पर क्या बनेगा। एक और सवाल है, तगड़ा सवाल है, हाई प्रोफाइल लेवल का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया है तो ये मान के चलिए एज ए टीचर मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पेपर में इसीलिए आएगा ताकि बच्चा या तो इसमें टाइम वेस्ट करे या गलत करे या छोड़ के आ जाए, तीनों में स्टूडेंट का नुकसान है। सीखिएगा बेहतरीन तरीका। 5 पुरुष और 6 महिला, यानी कि 5 मेन प्लस के 6 वुमेन, ये कोई काम कर रही है और ये किसी काम को 6 दिन में कर रही है। अब यही काम कब हो रहा है, यही काम हो रहा है जब 3 मेन 3 पुरुष, जब 5 महिला कर रही है, कितने दिनों में कर रही है, इसे सर 9 दिनों में कर रही है। ठीक है, आइए स्मार्ट कैलकुलेशन और बढ़िया तरीके क्या होते हैं ये आप जरा ध्यान से इस सवाल में सीख जाएंगे सारी चीजें। देखिए ये हो जाएंगे 6 पंजे 30 एम और ये हो जाएंगे 9 तिये 27 एम। तो इधर तो हो जाएंगे 6 पंजे 30 एम, इधर हो जाएंगे 27 एम। तो 30 में से 27 गए तो क्या बचेंगे, 3 एम बचेंगे बराबर। ये हो जाएंगे 9 पंजे 45 वुमेन और 6 6 36 वुमेन। अगर 45 में से 36 गई तो कितने बचेंगे, 9 वुमेन बचेंगी। यानी मैं कह सकता हूं कि मेन बटे वुमेन बराबर क्या होगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये एक प्रॉपर्टी निकल के आ गई। यानी कि यहाँ पर मेन और वुमेन की वैल्यू आ चुकी है। क्या आ चुकी है, ये यहाँ पर मेन और वुमेन यानी कि पुरुष और महिलाओं का मान क्या आ गया है, 3 और 1 आ चुका है। अब मैं यहाँ पर निकालूंगा वर्क। ये हमारा क्या है, वर्क है, ये कोई भी काम है और ये क्या है, कोई भी काम है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा वर्क। वर्क यानी कि काम, काम क्या है, एम का मान 3, तो हो जाएगा 3 पंजे 15 प्लस डब्लू का मान 1 यानी 1 छिक्की 6, ठीक है, इनटू के 6 दिन। ठीक है, ये हो गया काम। यानी काम क्या आएगा, काम आएगा 15 और 6 21 छिक्की 126, यानी कि 126 हमारा क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। ये आदमी और महिला, ये पुरुष और महिला, हाँ भाई ये पुरुष और महिला जो काम कर रहे हैं वो 126 काम होगा। ये काम किससे कराना है, ये काम 3 पुरुष और 2 महिलाओं से कराना है। ये काम हमको कराना है 3 मेन प्लस के 2 वुमेन से कराना है। तो आइए कैसे कराएंगे, एम का मान 3 यानी कि 3 तिया 9 प्लस वुमेन का मान 1
यानी 1 दूनी 2, यानी हमें कितने से कराना है? 11 से कराना है। तो आइए कराते हैं। 126 बटे अगर हम 11 करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का उत्तर है। ये भी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है भाई, बोलो यस या नो, बोलो मेरे भाई हाँ या ना कि आपकी समझ में बात आई है कि नहीं आई। एक बार आप सारानु जल्दी से बताएंगे मेरे भाई कि आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। सारे के सारे विद्यार्थी अच्छी तरीके से मुझे कमेंट वोमेंट वगैरह वगैरह फर्दर करके बताएंगे कोई मजा आया हो गदी की नहीं आया हो। उम्मीद है आया होगा, आना भी चाहिए, आया भी होगा और आना भी चाहिए, ये मेरी गारंटी है। मजा आया होगा और मजा आना भी चाहिए, क्योंकि मैं कंटेंट आपको वो दे रहा हूँ जिससे क्वालिटी होगी। ठीक है, चलिए। ऐसा नहीं कि इजी इजी क्वेश्चन करा दिए और आगे बढ़ गए। कंटेंट टॉप क्लास का है, क्वालिटी बढ़िया है क्वेश्चन की, बढ़िया। आइए, सवाल दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है। सबसे पहली बात प्रॉपर्टी समझिएगा कि कोई भी समीकरण द्विघात कब होता है, कोई भी इक्वेशंस लीनियर कब होती है, यानी कि समीकरण द्विघात कब होता है, जब प्रॉपर्टी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ध्यान दीजिएगा भाई, कोई भी समीकरण द्विघात कब होगा, कोई भी इक्वेशन लीनियर कब होगा, यानी किसी भी समीकरण के द्विघात होने की शर्त है कि वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होगा। अब देखिएगा जरा, इनमें से कौन सी वैल्यू है जो इस फॉर्मेट में नहीं है। डायरेक्ट आंसर है सी। बाकी ऑप्शन को हल करने की जरूरत ही नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि यहां पर रूट के अंदर एक्स है, रूट के अंदर एक्स है जो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, यानी कि डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा बी। जिस विद्यार्थी को बेसिक फंडामेंटल, बहुत से विद्यार्थी ट्रिक वाले टीचरों के चक्कर में पड़े रहते हैं, बहुत से विद्यार्थी ऑप्शन के चक्करों में पड़े रहते हैं। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि अगर मैथ में आपको स्कोर करना है तो आपको अच्छे तरीके और बेसिक कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको ऑप्शन मेथड भी खुद से सीख जाएंगे और ट्रिक भी खुद से सीख जाएंगी। ये बेसिक कंसेप्ट का तो खेल है पूरा का पूरा। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि एक्स हर महीने अपनी आय का 16% तो खर्च करता है यात्रा पर, 40% खर्च करता है किराने पर, 14 खर्च करता है पारिवारिक खर्चे पर। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा इसका टोटल खर्चा। मैं यहां पर बात करूंगा किसके बारे में, मैं बात करूंगा इसके टोटल खर्च के बारे में। तो टोटल खर्चा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16% प्लस के 40% प्लस के 14%। तो टोटल खर्चा कितना कर रहा है, टोटल कितना खर्चा कर रहा है, 70% कर रहा है। मैं कहता हूं कि अगर इसकी आय कितनी है टोटल, अगर इसकी आय 100% है जिसमें से 70% खर्चा कर रहा है, तो उसकी बचत क्या हो गई सर, बचत हमारी क्या होगी 30% हो गई, और 30% का ही मान दिया गया है 9630। ठीक है भाई, भाई मैं ये कह रहा हूं कि परसेंटेज की दुनिया की टोटल वैल्यू, दुनिया की टोटल चीज परसेंटेज के लिए अपने आप में 100% होती है। अगर एक व्यक्ति की आय 100% है जिसमें से वो 70 खर्च कर रहा है तो बचाएगा 30, यानी कि जीरो से काट दूंगा मैं जीरो, तो 3 एकम 3, 1% का मान कितना बनेगा, ये बनेगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 बन गया। सवाल क्या कह रहा है, बताइए उसकी वार्षिक आय क्या होगी। वार्षिक आय का मतलब है आपको 100% तो निकालना है, उसका 12वां महीना बताना है, 12 महीने बताने हैं। तो एक काम करेंगे आप 321 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 कन 12, 12 दूनी 24 और 1 25, जिसके पीछे 52 होगा, 36 37 38, है ना। 12 कन 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 36 37 3852। जहां 3852 दिखे वहां टिक कर देना, आंख बंद करके आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा रे ए। क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए हमारे क्वेश्चन का सही जवाब देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में आ चुका होगा। कम समय के अंदर ज्यादा चीजें क्लियर करनी है तो ये थॉट प्रोसेस आपका होना जरूरी है, जिस थॉट के थ्रू मैं आपको चीजें पढ़ाने जा रहा हूं या पढ़ा रहा हूं। बोलो मेरे भाई हाँ या ना, अरे बोलो यस या नो।
अरे कभी बोलो हाँ या ना रे लड़को, आया समझ बढ़िया तरीके से बोलो यस या नो। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये 36 सेंटीमीटर नहीं है, 36 पाई होना चाहिए। 36 पाई के होगा ये थोड़ा सा गलत दिया गया है, ठीक है, ये 36 पाई साथ में होगा। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये दिया गया है 36 पाई, पाई से पाई कटेगा, ठीक है, और 4 नाम 36, यानी कि आर स्क्वायर बराबर अगर 9 है तो आर बराबर क्या बनेगा 3। और ये पूछ रहा था कि गोले की रेडियस क्या होगी, क्या होगी स्फीयर की रेडियस, क्या देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस, नहीं रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि गोले की त्रिज्या क्या होगी। सर गोले की त्रिज्या क्या होगी, 4 नाम 36 कट जाएगा, 3 होगी, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर क्या होगा 3 बनेगा भाई, ठीक है, दैट इज क्लियर, ठीक है, ओके। सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ग्रुप डी के पुराने पेपर को देख रहे हैं हम, तो किस क्या था पुराना पेपर, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, आप तो बस ये देखिए इनका लेवल क्या था, और इन्हें बॉबी सर किस तरीके से सॉल्व करा रहे हैं, कंटेंट की क्वालिटी क्या है, मेथड क्या है, तरीके क्या है, वो आपको सीखने है, बस ये नया चीज है। चलिए, सबसे पहली बात, अगर कभी भी ब्याज के सॉल्यूशन की बात आ रही है, अगर कभी भी कहीं पर ब्याज देने की बात आ रही है और ब्याज की शर्त कैसी है, अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक ब्याज की शर्त होने पर आर हमेशा आधी होगी और टी हमेशा क्या होगा, दुगना होगा। ये बात अपने दिमाग में रखिए। लॉजिक क्या है, अगर कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज हम चुका रहे हैं, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज चुका रहे हैं, चाहे साधारण ब्याज चुका रहे हैं, यानी अगर कभी भी ब्याज हमें अर्धवार्षिक स्थिति में देना है तो ब्याज की दर आधी होगी, समय दुगना होगा। यानी कि अगर समय कितना दे रखा है, 1.5 बरस दे रखा है, अगर समय 1.5 बरस दे रखा है, अगर मैं इसे दुगना कर देता हूं तो ये समय कितना बनेगा, सर समय 3 साल बनेगा। और कंडीशन क्या है, ये 8,000 रुपए की जो राशि है ये 9,261 बनेगी, कितने साल में, 3 साल में। तो ये कैसे बनेगी, सर ये बनेगी 20 और 21 की पावर 3, क्या बनेगी, ये बनेगी 20 की पावर 3 और 21 की पावर 3, क्योंकि 20 को 3 साल तक लिखेंगे तब भी 8,000 आएगा, 21 को 3 साल तक देंगे तो 9,261 आएगा, यानी 20 की वैल्यू 21 हो गई, तो ब्याज मिल गया आपको एक, कितने पर, 5 पर, गुना करेंगे काय का 100 का, यानी कि जो ब्याज की दर होगी वो क्या होगी, 20% होगी, क्या होगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं करती है। रचू गड़बड़ तो ना कर दी हमने भैया। नहीं गड़बड़ तो नहीं करिए, कति सवाल तो सही करो भैया। ठीक है, ओके, वो अर्धवार से कंडीशन है ना, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा सब चलेगा। यदि ब्याज, पहली कंडीशन तो क्या है, अगर कभी भी चक्र, ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त कैसी है, अर्धवार्षिक है, ये बात अपने दिमाग में रखना। अगर कभी भी क्या दे रखी है, अगर कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक दे रखी है तो समय दुगना होगा, दर आधी होगी, ठीक है, ओके। यहां मिस्टेक है कि ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज यहां पर मिलेगा एक, कितने पर, 20 पर, और गुना करेंगे काय का 100 का, तो 20 पंजे 100, यानी कि जो ब्याज की दर होगी वो क्या होगी, सर वो 5% होगी, यानी कि हमारे क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर आपने ऐसा क्यों किया, रीजन बता दीजिए। चूंकि मैंने पहले बताया था कि ब्याज की दर तो आधी होगी और समय दुगना होगा, 2 टाइम होगा, ट्वाइस हो जाएगा, इसीलिए हमने किया। यानी अगर इस ब्याज को निकालने में ब्याज की दर 5% है जो कि अपने आप में आधी है, तो पूरी दर क्या होगी, 10% होगी। ए ऑप्शन के साथ हम जाने वाले हैं भाई, ठीक है। चलिए, यहां भी सवाल में मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है,
देख लेते हैं क्या टाइपिंग एरर है, देख लेते हैं एक बार बढ़िया तरीके से। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ 441 आएगा, 441 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रश्न हमारे पास है क्या, रूट 144, यानी अगर हम रूट 144 को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। 0.0169 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.13 आ जाएगा। इन्हें अगर मैं जोड़ता हूं तो आंसर बनेगा 12 पॉइंट हमारा 13 बनेगा। अगर 441 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, ये 2.1 आ जाएगा, 21 आएगा। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 10.03 आएगा। यही हमारे सवाल का फाइनल आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी। क्या बनेगा, ये हमारे क्वेश्चन का क्या बनेगा मेरे भाई, फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, ये हमारा क्या बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ये हमारे क्वेश्चन का भाई फाइनल आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी। हम यहां पर बी के साथ चले जाएंगे। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आवाज वाज तो आ रही है क्लियर एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉइस एकदम प्रॉपर क्लियर है और वीडियो विजुअल बढ़िया तरीके से। आप ध्यान दीजिए भाई, ठीक है, आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नाव पी से धारा की दिशा में जा रही है और क्यू तक 3 घंटे में पहुंच रही है, वापिस क्यू से पी तक आ रही है 4, मतलब अगर कोई नाव यहां से यहां जा रही है 3 घंटे में, यहां से यहां आ रही है 4 घंटे में। पहली बात, अगर अगर कोई नाव धारा की दिशा में जा रही है, अगर कोई नाव धारा की दिशा में जा रही है तो उसका मतलब होगा P प्लस क्यू, यानी कि 3 और 4 कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 आवर हो गया समय। अगर विपरीत दिशा में आ रही है तो होगा P माइनस के क्यू, यानी 4 में से 3 गया तो क्या होगा, 1 आवर यहां पर हो जाएगा टाइम। ठीक है, सीखने वाली बात क्या है कि अगर नाव दिशा में जा रही है दोनों को जोड़ेंगे, विपरीत जा रही है दोनों को घटाएंगे। यहां पर कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि नाव बराबर तो क्या होता है, मान लेते हैं एक्स, ठीक है, और धारा बराबर क्या होता है मेरे भाई, वाई। तो लॉजिक ये होता है क्या, एक्स अपॉन वाई बराबर योग बटे अंतर। ये ट्रिक है इसका। ये क्या है, ये बेसिक अप्रोच है कि नाव बटे में धारा, क्या एक्स बटे में वाई बराबर क्या होगा, एक्स बटे में वाई बराबर होगा योग बटे में अंतर। काय का, समय का, जो समय लिखा गया है। नाव का मान कितना, जल की धारा 3 है, नाव की बतानी है, यानी एक्स बटे में 3 बराबर क्या होगा, 7 बटे में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या बनेगा, 21 बनेगा। यानी भाई ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी हमारे सवाल का फाइनली सही आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, बोलो हाँ या ना। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीज यहां तक आपकी क्लियर होंगी। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ये मानिएगा ये बेस्ट सॉल्यूशन है आपके लिए। क्या ये एकदम बेस्ट सॉल्यूशन है आपके लिए। और आप देखिए अगले सवाल का उत्तर क्या कह रहा है। ठीक है, क्या है, कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब उस पर 5% की छूट दी जाएगी तो लाभ 33% होगा। सीधी सीधी बात है, अगर 5% का डिस्काउंट होगा -5, तो प्रॉफिट कितना होगा, सर जी प्रॉफिट हो जाएगा 33%। तो इसे तो मैं क्या कहूंगा, इसे तो कहूंगा 95% और इसे कहूंगा मैं 133%। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 19×5 = 95 और 19×7 = 133। तो ये जो 7 है ये 5 से कितना ज्यादा है, 2, और 2/5 अगर हम गुना करते हैं 100 तो आंसर कितना आएगा, सर आंसर आएगा 40%। यानी कितना ज्यादा होगा सर, यानी ये ज्यादा होगा हमारा 46%। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, सर ये 40% हो जाएगा। 40% हमारे क्वेश्चन का
ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी। मैं लॉजिक बताता हूं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस यानी कि एमआरपी का रेशियो। क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के बीच का रेशियो होगा ये हमारे पास। इसको समझ के रखिएगा, बड़े काम की चीज है, बड़े काम की चीज है, बड़े काम की चीज है, बड़े काम की चीज है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। यहां पर बात आ रही है, कोई भी 3 पर्सन है ए बी सी, इनकी आयु की गणना हो रही है और इनकी आयु की गणना हम हमारे हिसाब से करेंगे। क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, बी की आयु सी की आयु की 1/3 है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगी 1:3 हो जाएगी। प्रश्न में दे रखा है, मैंने कुछ नहीं किया, कि अगर बी की आयु सी की आयु की 1/3 है यानी कि 1:3 है, और ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है यानी कि 2:1:3 हो गई। सवाल क्या कह रहा है, इन तीनों की आयु का जो योग है वो कितना बन गया, 6 बन गया। प्रश्न कह रहा है कि इनकी आयु का जो योग है वो 42 यानी कि 42 वर्ष है, 42 साल है। ठीक है, तो 6 7 42 यानी कितने गुना दे रखा है, ये 7 गुना दे रखा है। ए और बी की आयु का योग होगा, हमें ए और बी की आयु का योग बताना है। तो ए और बी की आयु का योग कितना होगा, 2 और 1 3 होगा। अगर मैं इस 3 को 7 गुना कर देता हूं तो आंसर क्या बनेगा, 21 बनेगा। यानी कि सर ऑप्शन नंबर, मैं यहां पर सी के साथ जा रहा हूं, क्या हो गया, तो यानी कि सर हम यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हम यहां पर जा रहे हैं। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। सी हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आप सॉल्यूशन देखिए, बहुत तगड़ा तगड़ा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, टॉप क्लास की क्वालिटी के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, यानी दिए गए आंकड़ों का बहुलक आपको बताना है। सबसे पहली बात, बहुलक होता क्या है, सबसे पहली बात क्या है, बहुलक के बारे में जानते हैं। बहुलक क्या, बहुलक क्या होता है, जो डाटा में क्या, जो आंकड़े, मैं आपको शुद्ध हिंदी में बता रहा हूं चीजें, जो डाटा, जो आंकड़े, जो आंकड़े सबसे ज्यादा बार लिखे जाते हैं, क्या, सबसे ज्यादा बार लिखे जाते हैं। समझिएगा कंटेंट क्या है, व्हाट विल बी द मोड, फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा, दिए गए आंकड़ों का बहुलक बताना है। और मैं आपको बता रहा हूं बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है कि दिए गए आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा बार लिखा जाता है वही बहुलक होता है। तो ज्यादा बार मुझे कौन दिख रहा है, 1 2 3 और 4, मुझे 15 ज्यादा बार दिख रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, 15 होगा। दिए गए डाटा में, दिए गए डाटा में जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही हमारा बहुलक मोड कहलाएगा। तो मुझे देखते ही पता लग गया था कि 15 इसमें कुछ ज्यादा दिख रहा है मुझे, यानी कि मोड क्या होगा आपका, 15 होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7, ठीक है ना, और ये कहां तक जुड़ रहे हैं, सर ये जुड़ रहे हैं हमारे 21 तक। इनडायरेक्टली इस सवाल को देख करके आप और मैं, हाँ भाई, इनडायरेक्टली इस प्रश्न को देख करके आप और हम ये समझ सकते हैं कि ये ऑड नंबर की सीरीज है, क्या ये विषम संख्याओं की सीरीज है, इनको जोड़ने की बात हो रही है। जी हाँ सर, जोड़ने की बात हो रही है। अच्छा, 1 से लेकर के 21 तक की संख्याएं ये विषम है क्या, ये क्या है, ये विषम संख्याओं की सीरीज है। ये विषम संख्याएं हैं क्या, ये विषम संख्याओं की सीरीज है। विषम संख्याओं की क्या है, ये सीरीज है, हमें इसका योग करना है। अच्छा, संख्या कितनी है, 21 है। 21 का मतलब क्या होगा, इसमें विषम नंबर का मान पता, ध्यान रखना, ये इस प्रश्न को देख के पता लग रहा है कि ये विषम संख्याओं की सीरीज है, हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले पता लगाऊंगा मैं काय का, विषम संख्याओं का, काय का, विषम
डाटा का, विषम डाटा के आंकड़े कितने, विषम डाटा कितने हैं, कैसे पता लगाएंगे? ये जो लास्ट की विषम संख्या है, इसमें एक जोड़ के इसे आधा कर देंगे, कितना आएगा? 11 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 121 हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। बस ये हमारे प्रश्न का जवाब है, यही विषम डाटा का योग। ठीक है भाई, भाई सीधी सीधी बात है, हमें ये विषम संख्याओं की सीरीज है, इनका योग करना था। योग करना मुझे थोड़ा आसान लगा। कैसे लगा भाई? सीधा सीधा सा पॉइंट है, आप 21 में 21 से विषम नंबर है, इसमें एक जोड़ दो, 22 हो गया, 22 का आधा 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है। ये हमारे विषम संख्याओं के योग निकालने की एक ट्रिक हो चुकी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यदि ब्याज की दर 12.5% है, तो 2 साल के बाद इसका अमाउंट यानी कि मिश्र धन इतना है, तो बताइए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? बहुत तगड़ा सवाल है। यानी कि ब्याज की दर कितनी दे रखी है सर? ब्याज की दर दे रखी है 12.5%, और समय कितना दे रखा है? 2 ईयर दे रखा है। ठीक है, तो 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8 होता है भाई। 12.5% का मतलब 1/8 होता है। ठीक है, 1/8 होगा भाई। हमें पता है कि अगर ब्याज की दर दे रखी है 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8 होगा। इस 1/8 पर 2 साल का, 2 ईयर का, 2 साल का साधारण ब्याज बताना है। तो कैसे बताएंगे? 1/8 का आधा कर मतलब का 2 साल का निकाल दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक, 1/4 हो गया। यानी कि 4 हमारा क्या है? यानी कि 4 हमारा प्रिंसिपल है, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा? 1 हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज हो जाएगा। यानी 4 रुपए की राशि पर 1 रुपए हमारा ब्याज हो गया। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ए हमारा कितना बनेगा? ए अमाउंट हमारा बनेगा 5, और 5 की वैल्यू क्या दे रखी है? 8,250 दे रखी है। अगर आप 5 की वैल्यू 8,250 है, तो ब्याज यानी कि 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू होगी 8,250 डिवाइडेड बाई 5। 16 पंजे 80 और 55 25। ठीक है, यानी 1650 हमारे क्वेश्चन का उत्तर है। बोलो मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? यानी कि सर 1650 हमारे प्रश्न का ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक और देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला सवाल है, शालिनी की आयु उसके दोनों पुत्रों की आयु के योग की 4 गुनी है। यानी कि ये तो कौन हो गई? शालिनी। ठीक है ना, ये तो हो गई शालिनी हो गई। ठीक है ना, इसके हो गए 2 पुत्र। ओके, शालिनी की आयु उसके दोनों पुत्रों की आयु के योग की 4 गुनी है। अगर दोनों पुत्रों की आयु x है, तो ये कितनी हो जाएगी सर? 4x हो गई। प्रश्न कह रहा है कि 6 साल के बाद ये दुगनी हो जाएगी, यानी कि 4x प्लस के 6, और ये हो जाएंगे x प्लस के 6 प्लस के 6। सर ऐसा क्यों किया आपने? अरे भाई 2 पुत्र है ना भाई, 6 साल के बाद तो दोनों पुत्र 6 6 साल बढ़ेंगे, इसका मतलब है वो 12 बढ़ेंगे, इसका मतलब है कि 12 बढ़ गए। अब ये क्या होगी सर? अब ये दुगनी हो जाएगी, यानी ये हो जाएंगे 4x प्लस के 6 बराबर 2 एकम 2x प्लस के 24। 4 में से 2 गए तो 2x बराबर क्या होगा? 18। यानी कि x बराबर क्या बनेगा? 9। अगर x बराबर 9 बनेगा तो सारणी की वैल्यू क्या होगी? सारणी का मान होगा 4x का मान 9 एंड 9 चौके 36। यानी कि सारणी कितने साल की है? लगभग 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 अर्ध, क्या अर्ध वर्ष की। अर्ध वर्ष मतलब यानी कि आदमी की उम्र वही 70 साल के आसपास रह गई है। इतना ही आदमी जीता है आजकल के खान पीने के हिसाब से। ठीक है, यानी कि आंसर क्या बनेगा? यानी कि x का वैल्यू क्या बनेगा? 36। यानी कि सारणी की जो उम्र होगी वो क्या होगी? 36 साल होगी। यानी कि सारणी की शादी भी हो चुकी है, सारणी के बच्चे भी हो चुके हैं। इसका मतलब सारणी क्या हो चुकी है? अब बुढ़ापे की तरफ कदम रख रही है। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब क्या होगा? आप जरा ध्यान देंगे
कि मोहन पहले साल में सामान में वृद्धि करता है 12% की, अगले साल वृद्धि करता है 15% की, उसकी आज की जो सेलिंग वैल्यू है वो 1,28,800 है। तो 2 साल पहले उसकी वैल्यू क्या थी? इस सवाल को हम आंख बंद करके कर सकते हैं अगर कंसेप्ट आपका बिल्ड है तो। देखिए कैसे। पहली बात तो वो कह रहा है कि 12% की वृद्धि है। 12% का मतलब क्या होगा? 4×3=12 और 25×4=100। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में 15% की वृद्धि है। 15% का मतलब क्या होगा? 5×3=15, 20×5=100। वृद्धि का मतलब तो प्लस होता है, यानी कि अगर पहले मूल्य 25 था तो अब कितना हो गया? 28। अगर पहले मूल्य 20 था तो अब कितना हो गया सर जी? 30। ठीक है। अगर सॉल्व करेंगे तो ये मूल्य हो गया 500 और ये हो जाएगा 28×3=84, कैरी हो गया 8। 28×2=56 और 8 कितने होंगे? 8, 56 और 4 64 हो जाएंगे, 64। इसका मतलब क्या है? हाँ भाई, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि अगर पहले मूल्य 500 था तो 2 साल बाद हो गया 664, और 664 का ही मान दे रखा है 1288 और 00, और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। हमें इसका मान बताना है। तो सर जी 128800 डिवाइडेड बाई 664 इंटू के 500। और सर ये तो आंसर कट गया कितनी बार? 2×4=8, 2×4=8, 2×6=64 ही आएगा क्या? 28×3=84, 28×56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64 आएगा। ये आएगा 64, 644 आएगा। और इससे कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 500 इंटू 200 करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? 1 लाख बनेगा। यानी क्या बनेगा? 1 लाख। 500 इंटू 200 करेंगे तो क्या बनेगा? 1 लाख बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? हो जाएगा। ठीक है। अब ये सवाल आपको दे रहा हूं मैं होमवर्क के लिए। ये सारे बच्चों को ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। ठीक है भाई। और आपकी जानकारी के लिए फिर बताना चाहता हूं मैं, ये जो हमारी क्लास है डेली रोजाना रात को 8 बजे होगी। रेलवे ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी के अंदर पिछले साल जो पेपर पूछा गया है, पिछले साल के पूछे गए पेपर का हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिससे कि आपको पता लगेगा कि पुराने पेपर का लेवल क्या था और उनका सॉल्यूशन कैसे करना है, क्या कंटेंट था, क्या क्वालिटी थी, और कैसे हमें अपने आप को एग्जाम में इंप्रूव करना है। ठीक है। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। कल मिलेंगे रात को 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू गाइस।